हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए भाई, तो आज की जो अपनी क्लास होगी, जैसा कि थंबनेल देखकर पता चल रहा होगा कि हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 आज करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिस हम लोग कर किसके लिए रहे, तो आप बोलेंगे सर बीपीएससी टीआरई 4.0 और एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए। किसके लिए? बीपीएससी टीआरई 4.0 और वर्ग 2 मेंस के लिए, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए। और ये प्रैक्टिस अपनी चल रही है, साइंस बायोलॉजी की प्रैक्टिस है। किसकी भाई? साइंस बायोलॉजी की प्रैक्टिस है। और गुड मॉर्निंग निकिता जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो आज की जो प्रैक्टिस है अपनी, वो बेसिकली किस पर है? बीपीएससी टीआरई 4.0 एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए है। बट इफेक्टिव कहाँ हो सकती है ये प्रैक्टिस? तो आप बोलेंगे सर इफेक्टिव तो सब जगह हो सकती है, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, इवन पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि बायोलॉजी सब जगह वैसी ही आती है, थोड़ा सा लेवल कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस अपनी है भाई प्रैक्टिस नंबर 4। इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप लोगों को बेहतर ढंग से पता है कि टीचर्स एकेडमी डेली एक कोर्स ऑफ द डे करके प्रोग्राम लाता है आपके लिए। तो आज का कोर्स ऑफ द डे जो है वो है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। किसके लिए भाई? पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। आज का कोर्स ऑफ द डे है पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। और केमिस्ट्री पढ़ाते कौन है? तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं डॉक्टर महेश सिंह सर। कौन भाई? डॉक्टर महेश सिंह सर। और आज की जो ऑफर प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 1999 रुपए। आज की ऑफर प्राइस रखी गई है 1999 रुपए। ठीक है भाई। और ऑफर की जो वैलिडिटी है वो है 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे। और कोर्स की वैलिडिटी है आपका 1 ईयर। ठीक है, चलिए ये तो रहा कोर्स से रिलेटेड जानकारी। हम इस कोर्स में आपको प्रोवाइड क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर रिकॉर्डेड क्लास है, प्रैक्टिस क्लास है, डाउट सेशन है, एडवांस नोट्स, पीडीएफ नोट्स है। और जिन्होंने अभी तक टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर टीचर्स एकेडमी का आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्हें भी ये बैच परचेस करना है वो नीचे दिए गए नंबर 9628959237 पर या 8318489291 पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज कोई फास्ट नहीं है क्या? ठीक है भाई, चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारा बैच चल रहा है, जिसमें आकाश सर मतलब मैं आपको बायो पढ़ा रहा हूँ, मुस्तफ़ा सर आपको फिजिक्स और महेश सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। और ये बैच आपका साइंस 9-10th वर्ग के लिए है। ठीक है भाई, चलिए तो जिन्होंने अभी तक कोई बैच ज्वाइन नहीं किया है वो यहाँ नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और निकिता जी जुड़ गई हैं, मीना दुबे जी, गुड मॉर्निंग सभी को भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। तो एक बार आप लोग थंब इंप्रेशन भेजिए कि हाँ सर हम सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ठीक है भाई। और आज कोई फास्ट नहीं है क्या? आज फास्ट भी रहना होता है क्या? आज कुछ स्पेशल है क्या भाई? बताइए हमको भी। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल अपना। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट को ढूंढना है। अच्छा तीज है, नहीं मुझे आइडिया नहीं था तीज का। ठीक है, चलिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है भाई? यहां पर देखिए, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। बोल रहा है कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? अपराइट होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट कैसे होगा। यहां पर ध्यान से देखिए, आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ पिरामिड कहां पर? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो अगर एक स्लाइड बना के हम लोग देखें ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में अगर समझें तो क्या हो सकता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए हम लोग पिरामिड ड्रॉ कर रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर। कौन सा पिरामिड? आप बोलेंगे सर पिरामिड ऑफ नंबर। नंबर का पिरामिड हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं। आइए, ये रहा है आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब ग्रासेस हो गई, इसके ऊपर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर,
देन उसके बाद टॉप कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर। समझिएगा ये क्या है, आप बोलेंगे सर प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सर सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शियरी कंज्यूमर है। आप बताओ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा, राधे राधे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा क्या होगा? आप बोलेंगे सर ग्रासेस ही तो पाया जाएगा, सबसे ज्यादा ग्रासेस ही तो होगा। बिल्कुल होगा भाई, घास सबसे ज्यादा पाई जाएगी। देन इसके बाद इस पर जो फीड करेगा, मान लेते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं टिड्डे का, किसका? ग्रास हॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर हो गया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर से ज्यादा किसकी वैरायटी होगी? तो आप बोलेंगे सर नंबर की बात हो रही है तो ग्रास से तो कम ही ग्रास हॉपर होता है। उसके बाद क्या होगा? ग्रास हॉपर को फीड करने वाला क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर फ्रॉग। फ्रॉग का नंबर ग्रास हॉपर से कम होगा। तो नंबर जब भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो नंबर कम होता जा रहा है। फ्रॉग को खाने वाला स्नेक जो होगा ये भी तो कम होगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, और स्नेक पर फीड करने वाला ईगल या वल्चर, इसे हम बोले अगर टॉप कंज्यूमर। तो यहां पर अगर हम देखें, कि यहां पर हमने लिख दिया है ईगल, तो ईगल का नंबर तो सबसे कम होगा ना। तो कहने का मतलब ग्रासलैंड इकोसिस्टम कैसा है? अपराइट है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपको अपराइट दिखेगा। कैसा दिखेगा भाई? अपराइट। अगला अगर यहां पर सेकेंड ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड। ये सही दिख रहा है, बायोमास का पिरामिड कहां पर? सी में। सी में बायोमास का पिरामिड हम लोग देख लेते हैं भाई, सी में बायोमास का पिरामिड। यहां पर लिखते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास की बात हो रही है, वेट की बात अब होने लगी है। यहां पर हम लोग पिरामिड ऑफ बायोमास ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? आप बोलेंगे सर सबसे पहले यहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा फाइटोप्लैंक्टन, और फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा हमको क्या दिखेगा? बायोमास मतलब वेट की बात हुई है। आप बताइए फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा हो सकती है, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा हो सकती है, बट इनका वेट क्या होगा? कम होगा। इसका मतलब फाइटोप्लैंक्टन पर जो फीड करेगा, मान लेते हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। जैसे जू प्लैंक्टन, ये आपका हो गया फाइटोप्लैंक्टन, ये हुआ फाइटोप्लैंक्टन। इस पर फीड किया कौन? जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन। अब इसके ऊपर अगर हम देखें तो स्मॉल फिश आएगी, ये हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या हो जाएगा? स्मॉल फिश हो गई। आप बताइए इन्वर्टेड दिख रहा है कि नहीं? इसके ऊपर लार्ज फिश आई, इसके ऊपर क्या आई? लार्ज फिश आ गई। इसके ऊपर क्या आई? आप बोलेंगे सर ये टर्शियरी कंज्यूमर है, लार्ज फिशेस है, लार्ज फिश है। आप बताइए सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? आप बोलेंगे सर लार्ज फिश। एक लार्ज फिश हजारों स्मॉल फिश के बराबर है, बायोमास के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में। तो यहां पर तो इन्वर्टेड दिख रहा है भाई, ये तो इन्वर्टेड दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? इन्वर्टेड दिख रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी अपना क्या है? करेक्ट दिख रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट दिख रहा है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, अभी बताया हूं कि ये जनरली इन्वर्टेड होते हैं। नॉर्मली पिरामिड ऑफ बायोमास, नंबर, एनर्जी तीनों अपराइट होते हैं, बट जनरली अगर आपसे पूछा जा रहा है यहां पर तो ये अपराइट नहीं होगा, ये इन्वर्टेड होना चाहिए। तो आंसर आपका इनकरेक्ट कौन होगा? आप बोलेंगे सर सी वाला ही आपका इनकरेक्ट आंसर होगा। और अपने को इनकरेक्ट ही तो ढूंढना है, अपने को इनकरेक्ट ही तो ढूंढना है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, बिल्कुल सही है, एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है। यहां तक चीजें बिल्कुल सही हैं आपकी। हाँ भाई, सबका आंसर सी आ रहा है, आंसर सी आ रहा है। चीजें समझ में आई कि नहीं? यहां पर अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में नंबर की बात हुई तो सबसे ज्यादा नंबर तो घास का ही होगा, ग्रास का ही होगा, उसके बाद ग्रास होपर का होगा, देन फ्रॉग का, देन स्नेक का, उसके बाद ईगल का। तो ये नंबर कैसा है? घटता जा रहा है। जब हम टॉप कंज्यूमर की तरफ गए तो घटता गया नंबर। तो यहां पर अगर हम देखें प्राइमरी प्रोड्यूसर तो इसका बेस ब्रॉड है, बट यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर का बेस देखें तो ये नैरो है, कम है। तो यहां पर इन्वर्टेड पिरामिड, यहां पर आपको देखने को मिला अपराइट पिरामिड। तो आंसर आपका इस कारण से बना सी वाला, आंसर सी वाला। सर आप पहले ही क्वेश्चन में झटके दे दिए। क्वेश्चन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बहुत बेहतर है। ठीक है भाई, अगला सवाल लेते हैं हम लोग।
हम लोग लेते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, सवाल आज का दूसरा नंबर का भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस? कौन सा प्लांट मोनोइशियस होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी होगा? कौन सा प्लांट मोनोइशियस होगा? बताइए भाई, कौन सा प्लांट मोनोइशियस है? कौन सा प्लांट मोनोइशियस है? कौन सा प्लांट मोनोइशियस है? गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। तो आप बोलेंगे सर साइकस कैसा होता है? आप बोलेंगे डायसियस होता है। इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, तो ये तो डायसियस प्लांट है। कैरिका पपाया ये भी डायसियस प्लांट है, इसमें भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्लांट पर देखने को मिलते हैं। आप बोलेंगे सर मार्केंसिया, तो ये भी डायसियस है, इसका भी मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होगा, डायसियस कंडीशन होगी। आप बताइए यहां पर, आप यहां पर बताइए, कारा जो होता है ये मोनोसियस होता है कि डायसियस? सब किसी का जवाब बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। एक्चुअल में जवाब होगा सी, कारा। क्या होगा भाई? कारा। ये मोनोइशियस होता है, समझाते हैं कैसे। ये मोनोइशियस प्लांट होता है, ये एक तरीके का ग्रीन एल्गी है। कारा क्या है? कारा एक ग्रीन एल्गी है, ये होती है ग्रीन एल्गी। नॉर्मली एल्गी में पाया जाता है जो सेक्स ऑर्गन वो यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड होता है, बट कारा का जो सेक्स ऑर्गन होगा, कारा में जो सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा ये कैसा होगा? बोलेंगे सर ये मल्टी सेलुलर होगा और जैकेटेड होगा, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन होगा। अब देखो कारा का एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये कारा है, ठीक। यहां पर फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा हुआ है, यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं निक्यूल और मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं ग्लोब्यूल। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसे बोल देंगे निक्यूल, इसे बोलेंगे निक्यूल। और ये है आपका मेल सेक्स ऑर्गन, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, इसे बोल देंगे ग्लोब्यूल, इसे बोल देंगे ग्लोब्यूल। आप निक्यूल को ऊगोनियम, ग्लोब्यूल को आप एंथ्रीडियम भी बोल सकते हो। आप बताओ एक ही प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिला कि नहीं? एक ही प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिला कि नहीं? चीजें याद आ रही हैं? देखिए एक ही प्लांट में ऊपर की ओर निक्यूल होता है, निक्यूल की पोजीशन, फीमेल सेक्स ऑर्गन की पोजीशन ऑलवेज अपर साइड पर होगी, किसके? मेल के। ये हमेशा मेल के ऊपर ही पाया जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर कारा में तो मिल ही रहा है भाई, कारा में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में पाया गया, इस कारण से इसको बोला जाता है मोनोशियस प्लांट। चीजें क्लियर हो रही हैं? चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं भाई? फिगर याद आ गया? बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। पहला स्टेबल प्रोडक्ट पूछ रहा है आप CO2 फिक्सेशन इन सोरघम। प्लांट कौन सा है? प्लांट है सोरघम, और सोरघम होता है C4 प्लांट। यहां पर चलेगी C4 साइकिल, यहां पर चलेगी C4 साइकिल। आपको बताना है C4 साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल। हाँ, पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। कारा के केस में पोजीशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फीमेल ऊपर होगी कि मेल ऊपर होगा, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। यहां पर बताइए आप लोग, C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 प्लांट। आप बोलेंगे सर C4 प्लांट में मीजोफिल सेल में प्राइमरी फिक्सेशन होता है। यहां पर आप देखेंगे कि फास्फोइनाल पाइरुवेट पीपी के साथ, यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो होगा क्या? फास्फोइनाल पाइरुवेट के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? बाइंड होगा और बनाएगा क्या? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। फास्फोइनाल पाइरुवेट 3 कार्बन का होगा। एंजाइम जो यूज होगा इसका नाम है पेप्केज, और ये प्रक्रिया हो रही है मीजोफिल सेल में। ये प्रक्रिया हो रही है भाई मीजोफिल सेल में। ये रहा है आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। तो आंसर तो आपका बन जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है।
क्या है भाई? 4 कार्बन का कंपाउंड है। बहुत बढ़िया, सबके जवाब बेहतर आ रहे हैं। जानकी जी, मीना जी, सूची जी, अंजू जी, सबके जवाब सी ही आ रहे हैं भाई। और महबूब आलम जी का भी आंसर सी ही आया है, तो बहुत अच्छी बात है। यहां तक चीजें क्लियर हुई। 3rd नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? अगला सवाल नेक्स्ट देखते हैं। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को लेकर प्लांट डिफरेंट पाथवे या फेज ऑफ लाइफ को फॉलो करता है टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। और डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, इस एबिलिटी को बोलते हैं। पर्यावरण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करने के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? इस क्षमता को क्या कहा जाता है भाई? आप बोलेंगे सर प्लांट के अंदर अगर ये एबिलिटी है तो इसे बोला जाएगा। जवाब दीजिए, 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुछ लोगों का आंसर बी आ रहा है, इलास्टिसिटी। देखते हैं भाई, कुछ लोगों का आंसर बी आ रहा है भाई। नहीं भाई, इलास्टिसिटी नहीं। देखिए आंसर होगा प्लास्टिसिटी। इस एबिलिटी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी, और प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल होता है हेट्रोफिली इन कोरिएंडर। धनिये के अंदर हेट्रोफिली का मिलना। और कहां पर आप बोलेंगे सर? लरकस पर। और हो जाएगा आपका बटरकप। ये 3 एग्जाम्पल हैं हेट्रोफिली के, जो कि प्लास्टिसिटी शो कराते हैं। आप देखे होंगे कि जो प्लांट्स ड्राई कंडीशन में उनके अंदर एबिलिटी अलग होती है, उनके लीफ अलग टाइप के होते हैं। जो प्लांट वाटर की कंडीशन में पाए जा रहे हैं उनमें अलग तरीके के लीफ देखने को मिलते हैं। इसका मतलब हाइड्रोफाइट्स में लीफ कुछ अलग टाइप का होता है। तो हेट्रोफिली अगर देखने को मिल रही है कोरिएंडर में, लरकस्पर में और बटरकप में, तो ये एग्जाम्पल प्लास्टिसिटी का होता है। आंसर आपका होगा प्लास्टिसिटी। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। यहां पर आंसर आपका प्लास्टिसिटी होगा। एनसीईआरटी की ही लाइन है, यहां पर आंसर प्लास्टिसिटी ही होगा। और ये ध्यान रखने वाली बात है, ये एग्जाम्पल्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ये पूछेगा कि प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, और ये सब ऑप्शंस में डाल दिए जाएंगे। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स देखकर पता चल रहा है क्वेश्चन का लेवल। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। 5th नंबर क्वेश्चन है। 5वें नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। हाँ, निकिता जी का आंसर 4 का डी आया है। यहां पर बताइए प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्लांट टिश्यू कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन। इधर कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। टोटीपोटेंसी, पोमैटोसोमा क्लोन, वायरस फी प्लांट। आइए मैच कराते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से बना क्या था? आप बोलेंगे सर पोमैटो बना था। पोमैटो में क्या क्या है? पोमैटो बनाया गया था पोटैटो से और टोमेटो से। पोटैटो और टोमेटो के बीच में क्या किया गया था? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करके बनाया गया था पोमैटो। क्या बनाया गया था? पोमैटो बनाया गया था। यहां ध्यान से देखिए, प्लांट टिश्यू कल्चर, इसे बोल देंगे टोटीपोटेंसी। क्या होगा? ये रिलेट करेगा टोटीपोटेंसी से। मेरिस्टेम कल्चर वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए होता है, क्योंकि मेरिस्टेम में पाया जाता है ऑक्सीन। ऑक्सीन के पास होती है क्या? एंटीवायरल प्रॉपर्टी। ऑक्सीन के पास होती है एंटीवायरल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास पाया जाता है जिंक। ठीक है भाई। माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होगा? सोमा क्लोन्स बनाए जाएंगे। तो यहां पर अगर मैच कराएं हम लोग, तो आप बोलेंगे सर ए वाला सेकंड से, बी वाला फर्स्ट से। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। आंसर बन जाएगा आपका सी। आंसर बनेगा सी भाई, आंसर बनेगा सी। बहुत बढ़िया, 5 का आंसर सी बनेगा। सबके जवाब बहुत बढ़िया आ रहे हैं। 5 का आंसर क्या बनेगा भाई? सी बनेगा। 5 का आंसर आपका बन जाएगा सी। चलिए अगला सवाल, 6 नंबर क्वेश्चन। ये भी मैचिंग का ही सवाल है। बताइए भाई, लेंटिसेल
कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, इधर फिल्लोजन, सुबेरिन डिपोजिशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और आप बोलेंगे सर फिल्लोडर्म। कराइए, मैच कराइए और जवाब दीजिए। आप बोलेंगे सर लेंटिसेल क्या होता है? ये हार्ड और वुडी स्टेम में पाया जाता है, लेंस शेप का होगा, ये एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करेगा, प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैस में हेल्प करेगा। अब अगर हम लोग कॉर्क कैम्बियम की बात कर ले यहां पर, तो कॉर्क कैम्बियम जो होगा इसे बोलते हैं फिल्लोजेन, इसे बोलते हैं फिल्लोजेन। कॉर्क कैम्बियम का अनदर नेम है फिल्लोजेन। सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात करें, सेकेंडरी कॉर्टेक्स की अगर हम लोग बात कर लें तो इसे बोलते हैं फिल्लोडर्म, इसे फिल्लोडर्म बोल देंगे। और कॉर्क के ऊपर डिपोजिशन होता है सुबेरीन का, कॉर्क में सुबेरीन का डिपोजिशन होता है, इस कारण से कॉर्क इम्परवियस होता है वाटर के लिए। तो अगर आंसर की बात यहां पर की जाए, अगर आंसर की बात की जाए तो ए वाला आपका मैच किया थर्ड से, तो आंसर आपका मिल रहा है यहां पर भाई सी वाला। आंसर हो गया आपका सी वाला, आंसर आपका हुआ सी। 6 का आंसर हुआ भाई सी। सबका जवाब आ रहा है और बड़ी अच्छी बात है, 6 का आंसर आप लोगों का हो गया सी। अगला सवाल, Which of the following is correct sequence of PCR? बताइए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? आपको एक ट्रिक बताया था, पहले भी ये सवाल मैं करा चुका हूं, ट्रिक बताया था DAE, DAE, ठीक है, डाई इसे हमने बोला था, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। आप बोलेंगे सर एनिलिंग पहले आ गया है, नहीं होगा, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। हाँ, तो आंसर आपका बन जाएगा बी वाला, आंसर आपका बनेगा बी वाला। इसका जवाब तो सबको आना ही चाहिए भाई, आंसर आपका बनेगा बी वाला। बहुत बढ़िया, आंसर बी होगा। महबूब आलम जी का आंसर आया है, सुची जी, अशोक चौहान जी का आंसर आ गया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई, आंसर बन जाएगा बी आपका। अगला सवाल हम लोग लेते हैं, when gene targeting involving gene amplification, when gene targeting involving gene amplification is attempted in the individual tissue to treat disease, किसके लिए अटेम्प्ट किया जा रहा है? इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इज नोन एज, रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, तब यह प्रक्रिया कहलाती है। 8th नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए भाई। हाँ, बहुत बढ़िया, 8वें नंबर का जवाब, 8वां नंबर चेक करिए और जवाब दीजिए। 8th का सी। हाँ, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं कि सर 8th का सी होगा, बिल्कुल 8th का आंसर हो जाएगा सी आपका, जीन थेरेपी। क्या होगा? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी सबसे पहले किसे दी गई थी? आप बोलेंगे सर 1990 में एक 4 साल की लड़की थी, उसको जीन थेरेपी सबसे पहले दी गई थी। उसको दिक्कत क्या थी? एडीए डिफिशियंसी थी, मतलब एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी थी। ठीक है भाई, तो यहां पर आंसर आपका बनेगा जीन थेरेपी। अगला सवाल, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड, सेंट्रोमियर कहां पर सिचुएटेड है? इन द मिडिल ऑफ 2 इक्वल आर्म, 2 इक्वल आर्म के मिडिल में पाया जा रहा है सेंट्रोमियर। द क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज, द क्रोमोसोम इज रेफर्ड एज, इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे भाई? इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? हाँ, SCID भी बोलते हैं, SCID भी बोलते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। बिल्कुल, एडीए डिफिशियंसी को SCID भी बोलेंगे भाई। महबूब आलम जी आप बिल्कुल करेक्ट हैं। यहां पर बताइए भाई, यहां पर बताइए कि व्हेन द कंसर्न सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल, मतलब सेंट्रोमियर मिडिल में पाया जा रहा है, ये आपका सेंट्रोमियर हुआ, 2 इक्वल आर्म आपको देखने को मिले। तो इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर इस क्रोमोसोम को बोलेंगे मेटासेंट्रिक। ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि किसी एक एंड पर क्लोज हो जाए जब सेंट्रोमियर, तो एक्रोसेंट्रिक कंडीशन है। टर्मिनल पोजीशन पर सेंट्रोमियर चला जाए तो टीलोसेंट्रिक है। सब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि मिडिल से स्लाइटली इधर या उधर हो जाए, तब उसे सब मेटासेंट्रिक कंडीशन बोलेंगे। बहुत बढ़िया, वी शेप आपको दिखेगा। तो आंसर यहां पर बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर आंसर बन जाएगा बी, आंसर बन जाएगा वी शेप का। चलिए यहां पर देखते हैं, गेमा आर रिप्रेजेंट्स इन,
बताइए, जेमा या गेमा आर रिप्रेजेंट्स इन पाए जाते हैं, आर प्रेजेंट्स इन, रिप्रेजेंट नहीं भाई, गेमा आर प्रेजेंट इन। गेमा कहां पर देखने को मिलता है? गेमा स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेगा? जवाब दीजिए भाई, गेमा स्ट्रक्चर कहां देखने को मिलेगा? गेमा कहां देखने को मिलेगा? आप बोलेंगे सर सम लीवरवर्ट्स में, मॉसेस में, टेरिडोफाइट्स में या सम जिम्नोस्पर्म में। बताइए भाई, 10th का आंसर आ गया है ए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। देखो, कुछ लीवरवर्ट्स में गेमा देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के फॉर्म में मार्केंसिया, एग्जाम्पल के फॉर्म में मार्केंसिया हम लोग देखते हैं। मार्केंसिया कैसा प्लांट है? डायोसियस प्लांट है, ये डायोसियस प्लांट होता है। डायोसियस इसका क्या होगा? इसके प्लांट को बोलेंगे डायोसियस प्लांट, क्योंकि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट या मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। यहां पर देखो गेमा पाया जाता है कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा थैलस का, ठीक है। इसी पर गेमा इस तरीके से कप लाइक अरेंजमेंट पाया जाएगा, इस तरीके से गेमा यहां पर पाया जाएगा। और ये होता क्या है? तो आप बोलेंगे सर ये असेक्सुअल बर्ड होता है। गेमा क्या होगा? गेमा आपका होगा असेक्सुअल बर्ड। गेमा आपका ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है। गेमा आपका ग्रीन कलर का होगा, मल्टी सेलुलर होगा, असेक्सुअल बर्ड होगा। क्या होगा भाई? ये असेक्सुअल बर्ड होगा। ये ग्रीन होगा, मल्टी सेलुलर होगा, असेक्सुअल बर्ड होगा, और ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर नए बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेगा। हिपेटिकोप्सिडा एंड रिक्सिया मार्केंसिया। बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए, आंसर आपका बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर आंसर बनेगा ए वाला। आंसर क्या बन जाएगा भाई? आंसर आपका बनेगा, हाँ, फोटोसिंथेटिक होगा ना, क्योंकि ग्रीन होता है, ग्रीन है तो फोटोसिंथेटिक तो होगा ही होगा। ठीक है, अगला सवाल, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट। बताइए, साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन द प्लांट ड्यूरिंग फोटोपेरियोडिज्म। फोटोपेरियोडिज्म प्रकाश कालिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगम का स्थान कौन सा है? बताइएगा, साइट ऑफ परसेप्शन क्या होगा लाइट का? लाइट का साइट ऑफ परसेप्शन क्या होगा? लाइट का साइट ऑफ परसेप्शन क्या होगा भाई? लाइट को परसीव कौन करेगा? लाइट को परसीव कौन करेगा? तो यहां पर आपका जवाब होना चाहिए सर साइट ऑफ परसेप्शन होगा लीफ। क्या होगा भाई? लीफ होगा। साइट ऑफ परसेप्शन हमेशा लीफ होगा। 11th का आंसर सबका आया, सूची जी, अशोक जी, महबूब आलम जी, उमा जी, सबका आंसर आ रहा है लीफ। बिल्कुल आंसर लीफ ही होगा भाई। अंजू जी का भी आंसर आ गया है। आंसर क्या होगा? लीफ होगा। परसेप्शन ऑफ लाइट कहां पर होता है? लीफ पर होता है। गुड मॉर्निंग उमा जी। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल, प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो यूज किया जाता है डिस्ट्रॉय करने के लिए वीड को? वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, खरपतवार को, एक खेत में घास पात या खरपतवार को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उपयोग में लाया जाता है? बताइएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, सवाल आपके सामने लिखा गया है भाई, इसका जवाब दीजिए। किस प्लांट हार्मोन का यूज करेंगे वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए? आंसर आ रहा है डी। महबूब आलम जी का आंसर आ गया है डी भाई। अशोक जी का आंसर डी आ गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा। बट 2,4-D की एक खास बात क्या है? देखो, IBA IA क्या है? ये आपके नेचुरल ऑक्सीजन है, ये नेचुरल ऑक्सीजन है, ये नेचुरल ऑक्सीजन है। और 2,4-D NNA क्या है? ये आपका सिंथेटिक ऑक्सीजन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन हो जाएंगे। समझने वाली बात क्या है, 2,4-D करता क्या है? तो देखिए, ये डाइकाट प्लांट की लीफ को तो डैमेज करेगा, बट मैच्योर मोनोकाट प्लांट की लीफ को डैमेज नहीं करता। ये वीड फ्री लॉन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वीड को नष्ट करने में किया जाएगा, बट ये करेगा क्या? आप बोलेंगे सर ओनली किल डाइकाट लीफ, ओनली किल, ओनली किल, ये सिर्फ नष्ट करेगा डाइकाट लीफ को, डाइकाट लीफ को, नॉट मैच्योर मोनोकाट लीफ एंड नॉट मैच्योर मोनोकाट, नॉट मैच्योर मोनोकाट लीफ। ठीक है भाई, सिर्फ डाइकाट लीफ को किल करेगा ये,
मैच्योर मोनोकॉट लीफ को नहीं मारेगा, नहीं नष्ट करेगा। आंसर बनेगा डी। बहुत बढ़िया, आंसर सबका डी आया है, बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैराजीन। कैराजीन को कौन प्रोड्यूस करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल कैराजीन उत्पन्न करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल कैराजीन उत्पन्न करता है? बताइए भाई, कैराजीन को कौन प्रोड्यूस करेगा? आदर्श मिश्रा भैया, हाँ बिल्कुल आदर्श अच्छी बात है। ओनली किल डाइकॉट लीफ, नॉट मैच्योर मोनोकॉट लीफ, बड़ी अच्छी बात है भाई। यहां पर बताइए कैराजीन का प्रोडक्शन कौन कराएगा? कैराजीन एक्सट्रैक्ट कहां से किया जाएगा भाई? कैराजीन का एक्सट्रैक्शन कहां से होगा? जवाब अभी तक मिला नहीं है मुझे। अशोक चौहान जी का आंसर आ रहा है सर सी, ब्राउन एल्गी। ध्यान से करिए, सबका जवाब सी आ रहा है। ब्राउन एल्गी सभी बोल रहे हैं, क्या यह सत्य है? बताइए भाई। उमा जी का आंसर आया है डी। तो एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं भाई, देखो एक होता है एल्जीन, एक होता है एल्जीन और दूसरा होता है कैराजीन, दूसरा होता है कैराजीन। देखिए एल्जीन और कैराजीन आएंगे कहां से? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है हमेशा से भाई। तो देखिए एक ट्रिक है इसके लिए, BARC, एक ट्रिक है BARC। बी का मतलब ब्राउन एल्गी, ए का मतलब एल्जीन, आर का मतलब रेड एल्गी, सी का मतलब कैराजीन। तो आप बताइए एल्जीन कहां से आएगा? आप बोलेंगे सर एल्जीन तो आएगा ब्राउन एल्गी से। कहां से? ये आएगा ब्राउन एल्गी से। अब बात की जाए कैराजीन की तो आप बोल देंगे सर ये तो रेड एल्गी से आ रहा है। ये तो ट्रिक में ही चीजें समझ में हमको आ गई। ठीक है भाई, तो रेड एल्गी से आएगा कैराजीन, ब्राउन एल्गी से आपका आएगा, ब्राउन एल्गी से आएगा एल्जीन। और ये याद करने का तरीका है, ट्रिक आपका यहां पर लिखा है बार्क, ये ट्रिक है BARC। ठीक, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? यहां पर आंसर आपका बन जाएगा रेड एल्गी, आंसर बनेगा रेड एल्गी। कुछ लोगों को जवाब ब्राउन एल्गी आए थे जो कि भाई सही नहीं है। आप लोगों को आंसर रेड एल्गी देना है, रेड एल्गी ही सही होगा। हाँ एल्जीन, एल्जीन ब्राउन एल्गी से थोड़ी यार, हाँ एल्जीन जो आपका होगा वो ब्राउन एल्गी से है, कैराजीन रेड एल्गी से। बहुत सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यहां पर शायद सवाल में थोड़ी सी विजिबिलिटी कम होगी, विजिबिलिटी कम होगी भाई, मैं सवाल को फिर से लिख दूंगा। थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पर विजिबल हो सकता है ना हो, तो मैं चीजों को ठीक कर दे रहा हूं, परेशान मत होइए। लिखा क्या है देखिए, यहां पर लिखा है DNA, परेशान नहीं होना है। उसके बाद बना mRNA, DNA से बना mRNA और यहां पर बन गया, यहां पर लिखा है D, यहां पर लिखा है आपका B, ये लिखा है C और यहां पर लिखा हुआ है A, ये है A। आपको बताना है ABCD। यहां ऑप्शन में भी चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। ये A वाला ऑप्शन है, ठीक है भाई, ये B वाला ऑप्शन है, ये C वाला ऑप्शन है और ये आपका D वाला ऑप्शन है। बताना है क्योंकि ऑप्शन में भी ABCD है और नॉर्मली भी ABCD रखा गया है। ध्यान से देखिए, मेरा सही है सर? हाँ बिल्कुल सही है भाई। चलिए यहां पर इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन आपका ये है, चार चीजें आपसे पूछी गई हैं ABCD। DNA से DNA बनाना क्या बोला जाएगा? 14 का A आ रहा है। DNA से DNA बनाया जाना क्या बोला जाएगा? आप बोलेंगे सर DNA से DNA को अगर हम बनाते हैं तो इसे बोलते हैं डुप्लीकेशन या रिप्लीकेशन। ए कैसे होगा भाई? बताइए ए कैसे होगा? हाँ जानकी राजपूत जी का आंसर आया है, DNA से DNA बनाना ट्रांसडक्शन थोड़ी होता है, ये तो गलत है। DNA से DNA बनाना रिप्लिकेशन होगा, DNA से RNA बनाना ट्रांसक्रिप्शन होगा, DNA और mRNA से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन होगा, यहां भी ट्रांसडक्शन है, तो ये भी गलत है। DNA से DNA बनाना रिप्लिकेशन लिखा, ट्रांसलेशन लिखा, ये भी गलत है। DNA से DNA बनाना रिप्लिकेशन, DNA से RNA बनाना ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन, और ये D वाला आपका क्या है? ये है प्रोटीन। तो आंसर तो आपका बन रहा है D, आंसर आपका बनेगा D, आंसर तो D ही आ रहा है आपका भाई, आंसर आपका बनेगा D। ट्रांसडक्शन नहीं होगा ना, आप देखो यहां पर ट्रांसडक्शन है, यहां पर ट्रांसडक्शन है और यहां पर आप देखें तो यहां पर भी ट्रांसडक्शन दिया है, तो ट्रांसडक्शन तो होता ही नहीं है ना। धन्यवाद मैम।
चलिए भाई, आंसर हो जाएगा डी आपका। चीजें कुछ क्लियर हो रही है कि नहीं भाई? हाँ, सबका जवाब अभी डी हो गया, अच्छी बात है। ध्यान से देखो, यहां पर थोड़ा सा टाइम अगर आप दोगे, कंज्यूम करोगे सवाल को करने में, तो एग्जाम में तेजी से होगा। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी भी किसी भी सवाल को हड़बड़ाहट में, तेजी में नहीं करना है। हर सवाल इक्वल नंबर देगा। अगर एक सवाल से आपको एक नंबर मिल रहा है, चाहे सवाल छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो सवाल को पढ़ के करना है। कभी भी ऐसे ही नहीं कि हवाबाजी वाली बात नहीं करनी है। अपने को हर चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि हर सवाल का इक्वल वेटेज है, सबसे उतना ही नंबर मिलेगा। और अगर गलत होगा तो जहां पर माइनस मार्किंग होगी वहां पर आपका माइनस भी होगा। तो ध्यान देकर आराम से चीजों को करिए, कहीं नहीं जाना है। अपने को काम ही क्या है? अपने को सिर्फ पढ़ना ही तो है। मेन काम पढ़ाई है, उससे हम कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते, भाग नहीं सकते। चलिए, जल्दीबाजी में हो गया सर। नहीं, वो ठीक है, अच्छी बात है, बशर्ते हमको जल्दीबाजी करनी नहीं है। हर सवाल को पढ़ के आराम से आंसर देना है। हाँ, अभी सबका जवाब ठीक आ रहा है, अच्छी बात है भाई। यहां पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं इसे भी डिस्कस करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? आपसे बोल रहा है कि पीसीआर का एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन नहीं है पीसीआर का? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? सूची जी का आंसर आया है ए। सूची जी का आंसर ए आया है, और अशोक भाई साहब का आंसर आ गया है डी। ध्यान से देखते हैं, देखो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज किया कहां जाता है? तो इसका डिटेक्शन जीन म्यूटेशन में भी किया जाता है, म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी किया जाता है, जीन का एम्प्लीफिकेशन या डीएनए एम्प्लीफिकेशन में भी किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में इसका कोई यूज नहीं है। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में इसका कोई यूज नहीं होता है। आंसर आपको लगाना चाहिए था डी, आंसर लगाना चाहिए था डी। जिनका भी जवाब डी आया है, मेरे हिसाब से ए होगा आंसर। आंसर डी होगा भाई। जीन म्यूटेशन में भी, जीन म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए पीसीआर किया जाता है। आपको याद होगा ये अर्ली डायग्नोसिस कराता है। ये अर्ली डायग्नोसिस, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इलीजा और पीसीआर अर्ली डायग्नोसिस कराते हैं, और आज के सबसे इफेक्टिव टेक्निक है ये सब। ठीक है, यूरिन एनालिसिस और आपका ब्लड एनालिसिस, ये सब क्या है? ये सब कन्वेंशनल मेथड होते हैं। तो यहां पर आंसर बनेगा प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन। ये एप्लीकेशन पीसीआर का नहीं होगा। पीसीआर का एप्लीकेशन, हाँ हम वही तो बता रहे हैं, यहां पर नॉट ही तो लिखा है, नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ। भाई नॉट एन एप्लीकेशन ही तो पूछा है, आंसर तो डी ही होना है ना सर। चलिए, आंसर बनेगा डी। ये ऊपर के तीनों एप्लीकेशंस होते हैं। डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन करते हैं पीसीआर से, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं। अभी आप लोगों को पता है, जब कोरोना काल आया था तो आरटीपीसीआर हो रहा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन चल रहा था। ठीक है, तो कहने का मतलब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ही तो हो रही थी। तो आंसर तो यहां पर आपका डी ही बनेगा भाई, आंसर डी बनेगा। 16 नंबर क्वेश्चन। सर मैं क्लॉथ्स वॉश करते हुए क्लास कर रहा हूं। महबूब आलम जी, आप धन्य कर दे रहे हैं मुझे। मतलब अगर आप बाथरूम में भी रहकर क्लास देख रहे हैं तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही जुड़े रहिए, मेहनत करिए भाई। हमारा भी अल्टीमेट गोल वही है कि आप मेहनत करो, आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियोसैक होगा। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक एट मेच्योरिटी इज, परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बताइएगा। 16 का बी आंसर आ रहा है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। बिल्कुल आंसर करेक्ट है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होगा। बट मुझे जानना यह है कि कौन कौन से सेल किस नंबर में होंगे, किसके पास कितने न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक फिगर बना के चीजों को हम देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं भाई, एक सुंदर सा फिगर बना लेते हैं हम लोग। किसका? एम्ब्रियोसैक का। कुछ ऐसा फिगर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, इसे लिख लेते हैं चलाजल एंड। ये हो गया चलाजल एंड, ये चलाजल एंड हो गया, ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया।
ये माइक्रोपाइलर इंड हो गया, ये माइक्रोपाइलर इंड हो गया। ध्यान से हम लोग समझते हैं, मोबाइल पानी में गिरा देना, ध्यान से हम लोग चीजों को समझते हैं। चलाजल इंड पर होगा क्या? आप बोलेंगे सर यहां पर पाया जाता है। बताइए भाई चलाजल इंड पर क्या होगा? यहां पर क्या पाया जाएगा? यहां पर एक सेंट्रल सेल पाया जाएगा। और क्या होगा? आप बोलेंगे सर यहां पर भी इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, ठीक। और यहां पर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। अब एक एक चीजों को देखते हैं कौन सा किसे इंडिकेट कर रहा है। तो ये आपका होता है एंटीपोडल सेल। ये क्या हुआ भाई? एंटीपोडल सेल। ये हो गया एंटीपोडल सेल जो कि 3 है। कितने नंबर में है? यह 3 नंबर है। कितने सेल हो गए? 3। इस बीच वाले भाई साहब को बोलेंगे सेंट्रल सेल, इन्हें बोल देंगे सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल हमने बोला, और इन्हीं के पास क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। सेल तो एक ही है और न्यूक्लियाई कितने हैं भाई? 2 हैं। पोलर न्यूक्लियाई इनके पास है। ये यहां पर न्यूक्लियस 2 दिख रहे होंगे आपको। इस वाले सेल को बोल देंगे, इस वाले सेल को बोलेंगे एग सेल। ये हो जाएगा एग सेल, ठीक। तो ये तो सेल तो एक है, न्यूक्लियस भी एक है। और इन भाई साहब का नाम है, इन भाई साहब का क्या नाम है? आप बोलेंगे सर इन भाई साहब का नाम है, इनका नाम हो जाएगा आपका, अच्छा यहां पर आपको ये नाम हो गया सिनर्जिड सेल। ये हो गया आपका सिनर्जिड, सिनर्जिड्स, जो कि 2 नंबर में है। यहीं पर आपको फिलीफॉर्म अपरेटस देखने को मिला। यहीं पर है फिलीफॉर्म अपरेटस, यहीं पर फिलीफॉर्म अपरेटस है, अपरेटस। अब ध्यान से देखिए, नीचे 3 सेल, बीच में 1 सेल, ऊपर 3 सेल, हुए ना 7 सेल? कितने सेल हुए? आप बोलेंगे सर 7 सेल्ड हुआ। प्लस यहां पर 3 न्यूक्लियाई, बीच में 2 न्यूक्लियाई, नीचे 3 न्यूक्लियाई, यहां पर भी क्या है? 3 न्यूक्लियाई है। तो हो जाएगा कितना? 8 न्यूक्लिएटेड। कितना भाई? 8 न्यूक्लिएटेड। कितने सेल कितने न्यूक्लिएटेड? आप बोलेंगे सर 7 सेल्ड है, 8 न्यूक्लिएटेड है। क्या है? 7 सेल्ड है, 8 न्यूक्लिएटेड है। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कि एग सेल और सिनर्जिड को मिलाकर क्या बोलेंगे, तो इसे बोल देते हैं एग अपरेटस, इसे बोल देते हैं एग अपरेटस, इसी को बोल देते हैं एग अपरेटस, इसी को एग अपरेटस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोल देते हैं एग अपरेटस। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है? ये फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करेगा? आप बोलेंगे सर गाइड करेगा। किसे? ये गाइड कर देगा पॉलन ग्रेन को। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? पॉलन ट्यूब को गाइड कर देता है ये क्या करेगा? गाइड पॉलन ट्यूब, ये गाइड दी पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को गाइड कर देगा, गाइड का काम करेगा। चीजें क्लियर हुई? इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। चलाजल इंड पे एंटीपोडल सेल होता है, माइक्रोपाइलर इंड पे एग अपरेटस पाया जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई भाई? आंसर तो आपका बनेगा बी। यहां पर हमने चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जिससे किसी को कोई समस्या ना रहे। चलिए अगला सवाल, 17 नंबर क्वेश्चन, म्यूटेशन इन प्लांट। म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाई, पादप कोशिका में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है? बताइए भाई, पादप कोशिका में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है? म्यूटेशन इन प्लांट सेल कैन बी इंड्यूस्ड बाई। जवाब दीजिए भाई, यहां पर जवाब दीजिए। हाँ, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को गाइड कर देगा, पॉलन ट्यूब को गाइड कर देगा एक भाई, उसकी एंट्री को गाइड करेगा। यहां पर जो मेरा सवाल है 17 नंबर, इस पर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। सर टीजीटी की न्यू वैकेंसी कब आएगी? बीएड सेकेंड ईयर में है अभी तो सर, पुरानी वैकेंसी पर ही विवाद चल रहा है। अगर ये वाला हो जाता है सॉर्ट आउट तो जल्द ही आ जाएगी आई थिंक, ठीक है। तो उस पर बोलना मेरा सही नहीं है, सर लोग बताते हैं सारी चीजें और मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन अभी उसकी है भी नहीं, ठीक है। चलिए आप पुराना वीडियो देखिए, कल का वीडियो देखिए, 1-2 दिन पहले का वीडियो देखिए चैनल पर, तो शायद आपके डाउट क्लियर हो जाए। यहां पर आंसर सबका डी आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? डी आ रहा है। गामा रेडिएशन, बहुत बढ़िया। गामा रेडिएशन से ही क्या किया जाता है? म्यूटेशन को क्या किया जाता है? इंड्यूस किया जाता है। आंसर सबका डी आ रहा है। सूची जी का आंसर बीच में ए आ गया था, ए नहीं होगा भाई, गामा रेडिएशन का यूज किया जाता है।
गामा रेडिएशन, म्यूटेशन को प्लांट में इंड्यूस करने के लिए गामा रेडिएशन का यूज किया जाता है। गामा रेज, बिल्कुल गामा रेज का यूज किया जाता है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक है। अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन, एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, बताइए अंतर जातीय परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों को समझाऊंगा, बट अभी ये बताइए, इसे बताइए कि यहां पर एमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एमेंसिलिज्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, यहां पर एमेंसिलिज्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एमेंसिलिज्म को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है भाई साहब। आप बोलेंगे सर यहां पर एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई भी फायदा नहीं हुआ, बट कोई नुकसान भी नहीं हुआ, इसका मतलब यहां पर कॉमन्सलिज्म हो रहा है। ए वाले में तो कॉमन्सलिज्म हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉमन्सलिज्म। एक भाई साहब को, एक स्पीसीज को फायदा मिला, दूसरे को कोई नुकसान नहीं। यहां एक को नुकसान, दूसरे को कोई फायदा नहीं, ये कंडीशन होती है एमेंसिलिज्म, ये कंडीशन होती है एमेंसिलिज्म। एक भाई साहब को क्या हुआ, नुकसान हुआ और दूसरे को कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब एक को नुकसान हो गया, दूसरे को कोई फायदा भी नहीं हुआ, यही कंडीशन बोली जाती है एमेंसिलिज्म। यहां दोनों को फायदा है तो इस कंडीशन को बोलेंगे भाई म्यूचुअलिज्म, इसे बोल देंगे म्यूचुअलिज्म। यहां एक को नुकसान है, दूसरे को भी नुकसान है, ये कंडीशन होती है कंपटीशन की। जब कोई आपसे कंपटीशन करेगा, जब कोई हमसे कंपटीशन करेगा, तो नुकसान हमारा भी होगा, उनका भी होगा। म्यूचुअलिज्म में दो लोग एक दूसरे में फना हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, इस कंडीशन को म्यूचुअलिज्म बोला जाता है। और अगर एक को नुकसान हो, दूसरे को कोई फायदा न हो, इस कंडीशन को एमेंसिलिज्म बोला जाता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, यहां तक चीजें क्लियर हुई। आंसर बनेगा बी, आंसर बनेगा बी। हमने चारों चीजों को लिख दिया है, चारों कंडीशन को हमने यहां पर लिख दिया है। अब एक को नुकसान हुआ, दूसरे को कोई फायदा नहीं हुआ, सर समझ में नहीं आया। सवाल तो यह भी होता है कि सर समझ में नहीं आया कि एक भाई साहब को फायदा नहीं हुआ और एक को नुकसान हो गया। देखो एक प्लांट मान लेते हैं, इस कंडीशन को एलिलोपैथी भी बोलते हैं, एंटीबायोसिस भी बोलते हैं। होता क्या है, मान लीजिए कोई प्लांट है पार्थेनियम करके, अब इसने कुछ केमिकल सिक्रीट कर दिया, अगल बगल जितने प्लांट थे सब मर गए। अब अगल बगल वाले प्लांट मर गए, बट पार्थेनियम को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। पार्थेनियम ने एक केमिकल छोड़ा जिससे अगल बगल वाले मर गए, तो जो मरे उनका नुकसान हुआ और पार्थेनियम को कोई फायदा भी नहीं हुआ। सेम कंडीशन वही यहां पर देखने को मिली है। ठीक है, वही कंडीशन यहां देखने को मिली है। अगला सवाल 19 नंबर क्वेश्चन मैचिंग का सवाल है। आइए मैच कराएं और सीखें। मैच करा के चीजों को सीखते हैं। मैचिंग का सवाल है, आप लोग भी मैच कराइए, हम भी मैच कराते हैं। आपके पास हर सवाल के बाद 20 to 30 सेकंड में देता हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, देन उसके बाद ही मैं चीजों को क्या करता हूं, शुरू करता हूं। और देखिए एक बात मतलब मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को, शायद आप लोग को लगता भी हो कि सर कुछ क्वेश्चंस बड़े होते हैं, लेंदी होते हैं। तो जब भाई युद्ध की तैयारी होती है ना मित्रों, जब युद्ध की तैयारी की जाती है तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र को क्या किया जाता है, धार दिया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, नुकीला किया जाता है। युद्ध के दौरान हम वो चीजें नहीं कर सकते। तो मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि एग्जाम के पहले आप इस लेवल पर तैयार रहो कि सामने छोटा सवाल आए, बड़ा सवाल आए, आप उसको फोड़ दो। मेरा अल्टीमेट पर्पस वही है। ठीक है, तो युद्ध के तैयारी में इतना पसीना बहा लो कि युद्ध में खून ही ना बहाना पड़े, पसीना बहा के ही काम हो जाए। सिंपल सी बात है। यहां पर देखते हैं नाइट्रोकोकस राइजोबियम थायोबैसिलस नाइट्रोबैक्टर, डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट, कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट एंड कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। ठीक है, चलिए नाइट्रोकोकस करेगा क्या, बताइए भाई नाइट्रोकोकस क्या करेगा। नाइट्रोकोकस क्या करेगा, आप बोलेंगे सर ये अमोनिया को कन्वर्ट कराता है नाइट्राइट में। राइजोबियम क्या करेगा, आप बोलेंगे सर ये कन्वर्ट कराता है नाइट्रोजन को अमोनिया में। ठीक है, थायोबैसिलस आप बोलेंगे सर ये डिनाइट्रिफिकेशन का काम कराता है। और नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा, नाइट्रोबैक्टर आपका कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट करेगा। चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं कि नहीं। यहां पर अगर अब हम मैच कराएं, अब मैच अगर हम कराएं
तो ए वाला मैच किया सेकंड से और बी वाला मैच किया फर्स्ट से। ए का सेकंड, यहां पर अगर हम देखें भाई तो आंसर कौन सा बनेगा यार इसमें? ए का सेकंड बी का फोर्थ, हाँ ए का सेकंड बी का फोर्थ सही है, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड, ए सेकंड बी फोर्थ, हाँ ये वाला आंसर आपका, आंसर आपका बी बन रहा है। ए का सेकंड बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड, आंसर बनेगा बी। 19 का आंसर बी डी बनेगा। गलत हो गया सर। अच्छा कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है, गलतियां होंगी, सुधार भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? ये चारों प्रोसेस आप अलग अलग पढ़ते हो, अलग अलग सवाल भी बनाया जा सकता है, बट मैंने एक जगह लपेट के कर दिया है, ठीक है, जिससे आपको सारी चीजें एक जगह मिल सकें। अगला सवाल, यहां पर बताइए कहां पर कौन सा बॉन्ड होगा। मेरा अल्टीमेट पर्पज ही है कि मैं सब कुछ सिखा दूं, मेरा अल्टीमेट पर्पज है कि मैं सब सिखा दूं जितना मुझे आता है या जितना आपकी किताब में लिखा है, ठीक है। प्रोटीन हो गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, बॉन्ड कौन से होंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। बताइए प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होगा? आप बोलेंगे सर प्रोटीन में तो पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आप बोलेंगे सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। आप बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड में बोलेंगे सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। पॉलीसैकेराइड में बोलेंगे सर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम लोग यहां पर मैच कराएं तो ए का फोर्थ बी का फर्स्ट, ए फोर्थ बी फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड डी का थर्ड, आंसर बन जाएगा बी। आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर बनेगा बी, आंसर बन जाएगा बी। 20 का आंसर बनेगा बी। बहुत बढ़िया, सूची जी का आंसर डी आया है, डी नहीं होगा बी होगा, आंसर भी होगा। महबूब आलम जी का भी आंसर आ गया, अशोक जी का आया, अंजू जी का आया, उमा जी, मीना जी, सबका आंसर बी आ रहा है भाई। हाँ आंसर होगा बी। डेजी जी का आंसर आ गया है, आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका बी बनेगा जी, बिल्कुल। अगला सवाल, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच इज स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है, प्रोड्यूस्ड बाई। बताइए इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां से प्रोड्यूस होता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, उसका उत्पादन कौन करता है? बताइए इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां से सिक्रीट होगा? juxtaglomerulus cell of kidney, alpha cell of pancreas, the cell of rostral adenohypophysis, the cell of bone marrow। बताइए भाई कहां से आएगा? सर प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी होती है मेरे ऐप पर। अच्छा चलिए यहां पर बताइए, इस सवाल को हम लोग देखते हैं। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां से आएगा? 21 नंबर क्वेश्चन, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। हाँ भाई डेजी जी का आंसर डी आया, महबूब आलम जी का आंसर ए आया है। ध्यान से देखो, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आता है जेजी सेल से। इस सेल को बोलते हैं जेजी सेल, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। जेजी सेल, किडनी से ही इरिथ्रोपोइटिन आता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आता है किडनी से, जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन कराता है। किसका? ये किडनी से निकलेगा, लॉन्ग बोन पर काम करेगा, लॉन्ग बोन पर काम किया, आरबीसी का प्रोडक्शन कराया, ब्लड के लेवल को बढ़ाया। तो ये आंसर होना चाहिए, यहां पर आंसर होना चाहिए ए, आंसर होना चाहिए ए, डी नहीं होगा, आंसर होगा ए। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से आता है, अल्फा सेल से आता है ग्लूकागान। भाई अल्फा सेल से ग्लूकागान आएगा, अल्फा सेल से ग्लूकागान आएगा। कुछ लोगों का आंसर भी आया था, परेशान नहीं होना है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आपका कहां से आता है? हाँ रेनिन भी आता है, रेनिन भी आ जाएगा, बिल्कुल किडनी से रेनिन भी आता है, इरिथ्रोपोइटिन भी आता है, रेनिन भी आएगा, इरिथ्रोपोइटिन भी आएगा। बड़ी अच्छी बात है। अगला सवाल, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये बढ़िया सवाल है, बूझो तो जाने। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्विलाई साइट ऑफ डिफ्यूजन। एल्विलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? बताइए। आप पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये पीडीएफ जो अभी करा रहे हैं, इसका पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए क्या, इसका पीडीएफ हम अपलोड करा देते हैं टेलीग्राम पर। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए
तो पीडीएफ भी डलवा देंगे। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड 11-12 का पूरा डलवा देंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी का सवाल डलवा देंगे। करीबन 6-7 हजार सवाल हमारे पास बने हुए हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पेज वाइज, टॉपिक वाइज, बहुत सी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, तो उसे हम अपलोड करा देंगे। बट अभी आप लोग ये सब चीजें करिए। रेनिन या रेनिन, अरे भाई आर ई एन आई नहीं होगा, डबल एन अगर हो गया तो इंजाइम हो जाएगा। यहां पर जवाब दीजिए, यहां पर जवाब दीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर? एल्विलाई में। एल्विलाई में पूछ रहा है आपसे, आंसर आ रहा है कुछ लोगों का बी। PO2 एक कितना है? आपने बोला PO2 104 और यहां पर हो गया 40। बहुत सही, जिनका भी आंसर बी आया है ये करेक्ट है भाई, बी ही करेक्ट आंसर है। मैं अभी लोकेशन बता दूंगा कि ये चारों चीजें कहां कहां होंगी, आंसर तो बी ही होगा। हाँ, सबका आंसर बी है भाई, 22 का आंसर बी है, आंसर सबका बी है, आंसर बी है। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां ए वाले को चेक करते हैं। पार्शियल प्रेशर 159 है और यहां किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.3 है। तो ये कंडीशन एटमॉस्फेयर में होती है, ये कंडीशन एटमॉस्फेयर में होती है, ये कंडीशन एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी। ये वाली कंडीशन एल्विलाई में देखने को मिलेगी, ये कंडीशन एल्विलाई में देखने को मिलेगी। और यहां पर पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 है, यहां पर 45। आप बोलेंगे सर ये टिश्यू में देखने को मिलेगा, ये टिश्यू में देखने को मिलेगा। यहां 95 है, यहां 40 है। आप बोलेंगे सर ये डॉर्सल एरोटा में देखने को मिलेगा, ये डॉर्सल एरोटा में ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक ही सवाल में 4 लोकेशन हमने देखी, 4 जगह का पार्शियल प्रेशर देखा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये एक सवाल नहीं है, ये 4 सवाल है, ये 4 सवाल है। मेरे अधिकतर सवाल एक नहीं होते, अकेले नहीं होते, वो कम से कम नंबर में आते हैं, 3-4 के नंबर में आते हैं, ये मेरा दावा है। यहां पर 4 सवाल आपके पास बना है और आपने सही आंसर टिक किया है, ये बड़ी खुशी की बात है। ओह ठीक है ना, यहां तक चीजें क्लियर हो गई कि नहीं? ऊपर वाला एटमॉस्फेयर के लिए है और सी वाला आपका टिश्यू के लिए है और ये डॉर्सल एरोटा के लिए है, जिसे हम लोग सिस्टेमिक आर्टरी बोलते हैं। चीजें क्लियर हैं? ये टोटल 4 क्वेश्चन है आपके पास। चलिए अगला सवाल मैचिंग का सवाल है, आइए मैच कराते हैं, मैच कराते हैं, देखते हैं कैसे नहीं सीखते हो आप लोग। मतलब ये मेरा भी टारगेट है कि जिसका मूड नहीं होगा पढ़ने का, जो गलत भी कर रहा होगा, मैं उसको भी जबरदस्ती सिखा दूंगा। यही मेरा टारगेट ही है आज का। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर, एस्टोबैक्टर, एसिटी, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, लैक्टोबैसिलस, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। आप बोलेंगे सर एस्परजिलस नाइजर प्रोडक्शन कराता है किसका? सिट्रिक एसिड का, ये सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कराता है। एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटिक एसिड का, यहां से मिल गया एसिटिक एसिड। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम, ब्यूटारिक एसिड का, और लैक्टोबैसिलस आपका लैक्टिक एसिड का। तो आप बोलेंगे सर मैचिंग तो बड़ा आसान दिख रहा है, ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ए थर्ड बी फर्स्ट, ए थर्ड बी फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड। आंसर आपको दिख रहा होगा बी वाला, आंसर आपको दिख रहा होगा बी वाला, आंसर आपको दिख रहा होगा बी वाला, आंसर आपको दिख रहा होगा बी वाला। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बी ही सबका करेक्ट आ रहा है। तो 4 सवाल तो है ही, 4 सवाल है, मुझे पता है। अगला इधर देखते हैं भाई, ये थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़िएगा। वेनरल डिजीज कैन बी स्प्रेड थ्रू, वेनरल डिजीज को बोलते हैं क्या? आप बोलेंगे सर इसे बोलेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी, STI और STD भी बोल सकते हैं। यहां ध्यान से देखो और आप बताओ कि वेनरल डिजीज या STD किसके द्वारा फैलेगा? यूज स्टेराइल निडल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, किसिंग, इनहेरिटेंस। 5 ऑप्शन आपके पास हैं। यहां पर अब यहां पर ऑप्शन बनाया गया है, ये है आपका ए वाला, ये बी वाला ऑप्शन है, थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है, ये सी है, यहां पर ए है आपका, ये डी है। आपको ऑप्शन चेक करना है और बताना है कि इसमें से 5 ऑप्शन में किसके थ्रू वेनरल डिजीज या STD या STI फैलता है। 24 का आंसर बी आ रहा है, सबका आंसर बी आ रहा है, ABC। मैंने कई बार बोला है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल को ध्यान से पढ़ो।
अच्छे से पढ़ो, उसे ध्यान देकर पढ़ो। सवाल कहना क्या चाहता है? बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे। सवाल बहुत कुछ कहना चाहता है आपसे। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हमने रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता है, बट आप समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को। ध्यान से भाई, महबूब आलम जी का आंसर बी आया है, बी सी डी। ध्यान से देखो, अभी आंसर सबका गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, मैं समझा रहा हूं। अभी कमेंट बॉक्स रुकेगा, सब सिर्फ समझेंगे, फिर उसके बाद यस सर लिखेंगे। आप बताओ, यहां लिखा है स्टेराइल निडिल। अरे भाई, रोगाणु रहित सुई है, स्टेराइल है, तो यहां से तो फैलेगा ही नहीं। ये रोगाणु रहित है ना, तो ये तो फैलाने का कारण ही नहीं होगा। स्टेराइल निडल लिखा है मेरे भाई, स्टेराइल निडल है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये कारण हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये भी कारण होगा। किसिंग या इनहेरिटेंस नहीं होगा। तो सिर्फ बी और सी होना चाहिए ना, सिर्फ बी और सी होना चाहिए, सिर्फ बी और सी होना चाहिए। एक कभी नहीं हो सकता। स्टेराइल लिखा है, स्टेराइल का मतलब, अरे भाई स्टेराइल का मतलब क्या है? रोगाणु रहित है, ठीक है, इन्फेक्शन फ्री है। तो आंसर बन जाएगा डी वाला आपका। आंसर बनेगा बी सी ओनली, आंसर बनेगा बी सी ओनली, आंसर बन जाएगा डी, आंसर बन जाएगा डी भाई, आंसर बनेगा डी, आंसर डी बन जाएगा। बी एंड सी ओनली। यहां पर देखो ए लिखा है, ये ए वाला ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है, ये सी वाला है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये डी है और ये बी है। आंसर तो आपका डी ही बनेगा ना, आंसर बन जाएगा डी। ए कभी नहीं होगा, ध्यान से रखना। मेरा सही है सर, जानकी राजपूत जी बोल रहे हैं मेरा सही है। स्टेराइल ने रुलाया। ध्यान से देखो, हमने देखो कई बार चीजें बोली हैं आपसे। सवाल को पढ़ा करो, सवाल को टाइम देकर पढ़ा करो। हम भी लेकर आते हैं 35 क्वेश्चन, तो टारगेट होता है कि कम से कम 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट में कराना है। हवा में चीजें नहीं उड़ानी है, क्योंकि आपको फायदा तभी मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर्स हालो एंड न्यूमेटिक बोन? बताइए, हालो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन किस में पाया जाएगा? निम्नलिखित में से किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वातिल होती हैं? बताइए, कौन किस ऑर्गेनिज्म में बोन कैसा होता है? हॉलो होता है और न्यूमेटिक टाइप का होता है। गजब सर, आपको पता है हमारी कमियां। वर्षा वर्मा, इकोनॉमी की क्लास कब होगी? न्यू स्टूडेंट है। देखिए वर्षा जी, यहां पर नंबर दिया गया है 9628959237। आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए वर्षा जी, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां पर नंबर दिया गया है ऊपर स्क्रीन में, और स्क्रीन में चल भी रहा होगा, तो आप वहां पर कॉल या व्हाट्सएप करके चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। यहां पर बताइए, हॉलो और न्यूमेटिक बोन कहां होगा? आप बोलेंगे सर बर्ड्स में पाया जाता है। कहां पर? बर्ड्स में। आंसर होगा नियोफ्रॉन। अरे भाई, इसे बोलते हैं ईगल, गिद्ध, ठीक, बर्ड्स में देखने को मिलता है। फिर से गलती कर रहे हो, अरे लाल, फिर से गलती कर रहे हो। न्यूमेटिक बोन का मतलब क्या होगा? हॉलो बोन। न्यूमेटिक बोन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड का, न्यूमेटिक बोन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बर्ड्स का। हॉलो बोन बर्ड्स में देखने को मिलती है। आंसर हो जाएगा नियोफ्रॉन। इसी को ईगल या वल्चर बोलते हैं, इसी को वल्चर बोलते हैं मेरे भाई, इसी को वल्चर बोलते हैं। ऑर्निथोरिंकस मैमल्स है भाई, हेमिडेक्टाइलस रेप्टाइल्स है, मैक्रोपस मैमल्स है। आंसर तो नियोफ्रॉन होगा ना, आंसर बी होगा भाई, आंसर बी होगा। इसलिए बोलता हूं ध्यान से पढ़ो, इसलिए बोलता हूं कि ध्यान से देखो चीजों को, ठीक। आंसर बनेगा बी। छोटे छोटे से सवाल हैं, गच्चा दे दे रहे हैं। आइए, इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई, इंस्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंटेड। ओडी और ओधनी कहां उपस्थित होती है? जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड डिओडिनम, इलियोसिकल जंक्शन, जंक्शन ऑफ हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडिनम, गैस्ट्रोओइसोफेगल जंक्शन। बताइए इसका जवाब। सर बायोलॉजिकल नेम तो पता नहीं है इनके, कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो चीजें पता चलेंगी। आपको एनसीईआरटी रीड किस लिए करनी है? आप कहीं का भी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, बेस बुक आपकी एनसीईआरटी है, आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है, टीचर्स के नोट्स पढ़ने हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी भी तो है। आपको एक बेस बुक तो पढ़नी होगी ना, ठीक है। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं है, तो ऐसे ही तो कंफ्यूज करेगा आपको वो आपसे कभी भी डायरेक्टली सवाल क्यों करेगा? आप यहां पर बताइए। हाँ, कुछ लोगों का जवाब सी आ रहा है भाई, 26 का आंसर सी आ रहा है, जो कि करेक्ट है।
बिल्कुल, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बिल्कुल सही है, 26 का सी ही सही है भाई, सबका करेक्ट है, आंसर करेक्ट है यहां पर। अगला सवाल, इफ एडेनिन मेक 30%, इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ डीएनए, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ। अब बोल रहा है कि थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन का परसेंटेज क्या होगा। आपके सामने एडेनिन का परसेंटेज दे दिया गया है 30%, आपसे बोला थाइमिन, साइटोसाइनिन, गुआनिन का परसेंटेज बताइए, या ऐसे कर लेते हैं, इसे गुआनिन इसे साइटोसाइनिन कर लेते हैं। इन तीनों का परसेंटेज बताना है आपको, इन तीनों का परसेंटेज बताना है, ये अपने को पता नहीं है, फाइंड करना है। बताइए ये कितना है, 30% है, 3 नहीं 30% है, ये एडेनिन 30% है, ये अपना सवाल है। बताइए थाइमिन, गुआनिन और साइटोसाइनिन कितने होंगे। आंसर आ रहा है डी, 27 का आंसर आ रहा है डी। सर इतने नाम हैं, हर वक्त याद नहीं रहते, याद हो जाएंगे भाई, तरीका बता दूंगा वो भी याद हो जाएगा, क्लास तो लगने दो आप। हाँ बिल्कुल, जितना एडेनिन होगा, देखो जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना गुआनिन उतना साइटोसिन। तो अगर एडेनिन 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा। अब 30% एडेनिन, 30% क्या हुआ, 30% आपका हो गया थाइमिन, तो बचा 40%, तो यहां पर 20% का रेशियो आएगा किसका, 20% आपका गुआनिन होगा, 20% आपका साइटोसिन होगा। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा है, चारगाफ रूल, हाँ इक्विवेलेंसी रूल पढ़ा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने ये चीजें फाइंड की हैं, ठीक है। तो इसे बहुत लेंदी नहीं खींचूंगा, यहां पर आंसर आपका बनेगा डी। ये सिंपल सा सवाल है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ये सिंपल सा सवाल है, ये चीजें आपको आनी चाहिए भाई, बिल्कुल। और एक बात ध्यान देने वाली है, जो चारगाफ का रूल है ये सिर्फ डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, आरएनए के लिए नहीं है। जो चारगाफ का रूल है सिर्फ डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए नहीं है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, आरएनए के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। चारगाफ रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, आप बोलेंगे सर सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, मैचिंग का सवाल है, आइए करते हैं मैचिंग का सवाल, आइए मैच कराते हैं। मेटामेरिज्म, कैनाल सिस्टम, कॉम्ब प्लेट, नीडोब्लास्ट सेल, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, एनेलिडा, पोरीफेरा, मैच कराते हैं हम लोग भाई। मेटामेरिज्म आप बोलेंगे सर एनेलिडा में देखने को मिलता है, आर्थ्रोपोडा में भी देखने को मिलेगा और कार्डेटा में, आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेटा में देखने को मिलेगा, ठीक, यहां तक सही था। कैनाल सिस्टम आप बोलेंगे सर पोरीफेरा में, कॉम्ब प्लेट आप बोलेंगे टीनोफोरा में, नीडोब्लास्ट सेल सिलेंट्रेटा में। तो आंसर बनेगा क्या, आंसर बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए थर्ड बी फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का, सॉरी ए थर्ड बी फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का फर्स्ट। आंसर बन जाएगा डी, आंसर बन जाएगा डी। आंसर क्या बनेगा भाई, आंसर बन जाएगा डी, बहुत बढ़िया, 28 का आंसर डी। हाँ ओनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए है। चलिए आंसर यहां पर बनेगा डी। चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं कि नहीं आप लोग की। अगला सवाल, आप मुझे बताओ कॉम्ब प्लेट का नंबर कितना होता है, कॉम्ब प्लेट का नंबर बताइए भाई, कॉम्ब प्लेट का नंबर बताइए, कॉम्ब प्लेट का नंबर बताइए और इसका फंक्शन बताइए। कॉम्ब प्लेट का नंबर और फंक्शन, कॉम्ब प्लेट का नंबर और फंक्शन, ये दोनों चीजें मुझे अभी बताइए आप लोग। कॉम्ब प्लेट का नंबर और फंक्शन बताइए भाई। कॉम्ब प्लेट के कितने नंबर होंगे, कितने नंबर में पाया जाएगा, इसका फंक्शन क्या होगा। कॉम्ब प्लेट 8 होगा, बहुत बढ़िया, जवाब आ गया 8। फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा, फंक्शन क्या करेगा, कॉम्ब प्लेट का फंक्शन क्या होगा, अरे भाई लोकोमोशन होगा। आप बोलिए सर लोकोमोशन कराएगा, क्या कराएगा, लोकोमोशन कराएगा। ये भी तो इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में होगा, फंक्शन लोकोमोशन का कराएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा, 24/7 आप सोते जगते सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। आप सभी लोग बायोलॉजिस्ट हो, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मोचक आयोडी का उदाहरण है, बताइए कौन सा आयोडीज का उदाहरण है, बताइए ऐसा आयोडीज कौन सा है जो भाई हार्मोन रिलीज कर रहा हो, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ऑप्शन 4 है, मल्टीलोड 375,
कॉपर टी, LNG20, कॉपर 7। जवाब चाहिए मुझे, जवाब चाहिए भाई, मुझे तो जवाब चाहिए। यहां पर आंसर सी आ रहा है। महबूब आलम जी का आंसर आ गया है सी। कुछ लोगों का आंसर ए भी आया। नहीं भाई, LNG20 होता है। एक और एग्जाम्पल होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टा जर्ट। प्रोजेस्टा जर्ट क्या एग्जाम्पल होगा? बोलेंगे सर नाम ही बड़ा खतरनाक है, प्रोजेस्टा जर्ट। प्रोजेस्टा जर्ट और LNG20 ये क्या होते हैं? ये आपके हार्मोन रिलीजिंग होते हैं। मल्टीलोड 375 कॉपर टी और यहां पर कॉपर 7, ये कॉपर रिलीजिंग होंगे, ये कॉपर रिलीजिंग होते हैं, ये कॉपर रिलीजिंग करेंगे, ठीक है ना, कॉपर को रिलीज कराएंगे। प्रोजेस्टा जर्ट हो गया, प्रोजेस्टा जर्ट हो गया, और LNG20 हो गया, हार्मोन रिलीजिंग है। बहुत बढ़िया, LNG20, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया महबूब आलम जी। चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं भाई? अगला सवाल, द सेंट्रियोल अंडरगो रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन कहां पर होगा, कब होगा? सेंट्रियोल कहां पर जाएगा डुप्लीकेशन के लिए? तारक केंद्र कब द्विगुणन होता है? तारक केंद्र का द्विगुणन कब होगा भाई? तारक केंद्र का द्विगुणन, कंफ्यूजन होता है इसमें, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्लासेस बस लगने लगे भाई, प्रॉपर क्लासेस भी लगेंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। थियरी की क्लास में सारी चीजें क्लियर होंगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहां पर बताइए कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होगा? क्वेश्चन नंबर 30। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन 30 का बी, एस फेज। आंसर आ रहा है एस फेज में, ठीक है भाई। ये बताइए सेंट्रियोल पाया कहां जाएगा? कुछ लोगों का आंसर ए आ रहा है। अरे नहीं, G2 में नहीं होता मेरे लाल, G2 में नहीं होगा महबूब आलम जी, ए नहीं होगा। कोई याद करने का ट्रिक बता दीजिए। चलिए अभी इसको करते हैं, फिर उसके लिए ट्रिक भी बताते हैं, ठीक है। यस फेज में होगा। आप बताओ सेंट्रियोल पाया कहां जाएगा? सेंट्रियोल कहां पाया जाएगा? तो आप बोलेंगे सर एनिमल सेल में। कहां पर? एनिमल सेल में पाया जाएगा। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता, सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होता है। मैं बता तो रहा हूं, आप ध्यान से तो सुनो। सेंट्रियोल प्लांट सेल में तो होता नहीं है, एनिमल सेल के केस में होता है। और ये इसका डुप्लीकेशन एस फेज में ही होगा। और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होगा कहां? देखो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होगा कहां पर? ये एस फेज ही होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन एस फेज में ही होता है, G2 में नहीं होगा, G2 में नहीं होगा, G2 में नहीं होगा भाई, G2 में नहीं होगा, परेशान नहीं होना है, ये फैक्ट है बिल्कुल। ट्यूबलिन बनती है, बेशक बनती है, बट सेंट्रियोल पहले बनता है, ये जानते रहो आप। यहां मैं एनिमल के केस की बात कर रहा हूं, एकदम क्लियर कट। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन तो आपका हुआ एस फेज में। अब ये सेंट्रियोल कहां डुप्लीकेट करेगा? साइटोप्लाज्म में कि न्यूक्लियस में? डीएनए का रिप्लिकेशन कहां होगा? बताइए सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन कहां होगा और डीएनए का रिप्लिकेशन। अब बात हो रही है लोकेशन की, अब बात हो रही है लोकेशन की। सेंट्रियोल की सेंट्रियोल का कहां पर होगा? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां पर होगा? साइटोप्लाज्म में कि न्यूक्लियस में? बताइए भाई, यहां पर पहले बताइए कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होगा कि न्यूक्लियस में। हम लोग बियॉन्ड द ट्रैक जाके चीजें अभी नहीं सीखेंगे, जो जहां पर दिक्कत आएगी उसे मैं क्लियर करूंगा, बट अभी यहां पर ध्यान दो। आप बोलेंगे सर सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है साइटोप्लाज्म में, ये लोकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एस फेज में तो होगा, बट साइटोप्लाज्म में ये डुप्लीकेशन होगा। डीएनए आपका न्यूक्लियस में रिप्लिकेट करेगा, ये न्यूक्लियस में रिप्लिकेट करेगा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया, ये ध्यान देना है। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होता है और डीएनए कहां पर? डीएनए आपका होता है कहां पर भाई? न्यूक्लियस में। और प्रवस्था कौन होगी? तो यस फेज होगा, एस फेज में ही होगा। हाँ बहुत बढ़िया। यहां पर तो हमने क्या देखा? स्टेज देखा, यहां हमने लोकेशन देख लिया, फिजिकल लोकेशन देख लिया कि साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल रिप्लिकेट करेगा, डीएनए न्यूक्लियस में करेगा। ठीक, बोथ न्यूक्लियस नहीं हो सकता भाई, न्यूक्लियस नहीं, साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल होगा। सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में फ्लोएट करता रहता है, यहां पर डुप्लीकेशन होगा। आप बताओ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में होगा? गलत नहीं करना है, साइटोप्लाज्म ही होगा, परेशान नहीं होना है, एकदम क्लियर कट दिमाग में चीजें रख लीजिए। अगला सवाल,
विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? इज नॉट, कौन सा आरएनए नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? बताइएगा। इस सवाल को देखिए 31 नंबर। नाउ क्लियर सर? हाँ बिल्कुल ध्यान से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीजों को सीखते हैं धीरे धीरे करके, इसलिए तो भगा भी नहीं रहा हूं ना, चीजों को क्लियर करके ही बढ़ रहे हैं हम लोग। आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। 31 का ए आ रहा है आंसर, एसआई आरएनए। आंसर आ रहा है फर्स्ट एसआई आरएनए। इसे बोलेंगे क्या? आप बोलेंगे सर इसे बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग या इंटरफेरिंग आरएनए, इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं। इसमें होगा क्या? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, और इसी को आरएनए साइलेंसिंग भी बोलेंगे, जीन साइलेंसिंग भी बोलेंगे। आंसर आपका सबका आ रहा है ए वाला, बहुत बढ़िया। आंसर तो बनेगा ए, ठीक है, आंसर तो बनने वाला है भाई ए ही। अगला सवाल यहां पर बताइए, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन। किसके लिए फेवरेबल कंडीशन? रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए हो जाएगा, इंटरफेरिंग होगा, या इंटरफेरेंस भी आप बोल सकते हो। हाँ, फ्लावर सेवर टोमेटो, हाँ भाई एसआई आरएनए का ही यूज किया जाता है। बिल्कुल सही, महबूब आलम जी का जवाब अच्छा रहता है। यहां पर ध्यान से देखिए 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बताइए, फेवरेबल कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहां पर? एल्विलाई में। बताइए एल्विलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, उसका फॉर्मेशन करने के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी? फेवरेबल कंडीशन यहां पर लिखा है लो PO2, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। हाई PO2, लो CO2 और आपका लेस H+, लोअर टेम्परेचर, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लो PO2 नहीं होगा, हाई PO2 ठीक है, हाई PO2 तक चीजें सही थी, हाई PCO2 नहीं चाहिए। तो आंसर बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर आंसर बन जाएगा बी वाला, आंसर बन जाएगा बी वाला, आंसर बनेगा बी वाला। बहुत बढ़िया। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि पीएच यहां पर कम होगा कि ज्यादा? पीएच मोर होगा और लेस। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जब फॉर्मेशन होता है एल्विलाई में तो पीएच ज्यादा होता है कि कम होता है? पीएच ज्यादा होगा कि कम होगा? यहां ये चार कंडीशन तो समझ में आई, पीएच मोर होगा और लेस होगा। पीएच ज्यादा होगा कि कम होगा? पीएच ज्यादा होगा कि कम होगा? सवाल मेरा ये रहा, अब पीएच कम होगा कि ज्यादा होगा? बताइए। आपने चार कंडीशन, पीएच लेस, अच्छा पीएच भी कम होगा, चलिए बताइएगा पीएच कम होगा कि ज्यादा? मुझे पता है यहां पर कंफ्यूजन है ना भाई, देखो ध्यान से देखो, कुछ लोग मोर बता रहे हैं, कुछ लोग लेस बता रहे हैं, ठीक है, समझने वाली बात है। H+ कंसंट्रेशन कैसा है? कम है। अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच ज्यादा होगा भाई, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच कम होगा। हाइड्रोजन कम है ना, अगर पीएच बढ़ाना है तो हाइड्रोजन आयन को कम होना पड़ेगा। यहां पर क्या है? लेस H+ है। अगर H+ ज्यादा है, ये हम लोगों को अच्छे से पता है, अगर H+ मोर है तो पीएच कम होगा, तो पीएच डिक्रीज करेगा। अगर H+ लेस है तो पीएच इंक्रीज करेगा, पीएच मोर होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। अरे भाई अगर ज्यादा H+ है तो पीएच कम होगा ना, पीएच मोर हो जाएगा। यहां पर H+ ज्यादा है तो पीएच कम, H+ कम है तो पीएच ज्यादा, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चीजें क्लियर है? ठीक, पीएच यहां पर ज्यादा होगा। आप बोलेंगे सर मोर पीएच होगा, पीएच यहां पर मोर होगा, पीएच मोर होगा, ठीक,
बिल्कुल कंफ्यूजन रखना ही नहीं अपने को। अगला सवाल 33 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है। हिस्टोन के लिए कौन सा कथन गलत है। मेरा सही था, हाँ अशोक चौहान जी आपका सही था। कभी भी H+ आयन ज्यादा है, आप खुद सोचो, आप खुद ध्यान से सोचो, पीएच कम होता है कहां पर, लाइसोसोम में 5 pH पर काम करता है, H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर बताइए हिस्टोन इज रॉन्ग, हिस्टोन के लिए कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग, बताइए। बोहर इफेक्ट, बिल्कुल भाई बोहर इफेक्ट। 4 ऑप्शन है। हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, सही है भाई, ये गलत होने का चांस ही नहीं है। पॉजिटिव चार्ज इसके पास होता है क्योंकि इसके पास आर्जिनिन और क्या होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन 2 अमीनो एसिड होते हैं जो कि बेसिक नेचर के होंगे। ठीक, यहां पर बोल रहा है हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ये भी सही है, ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। अपने को पता है क्या, H2 S3 H2A H2B H3 H4, ये चीजें मालूम होती है ना कि 8 मॉलिक्यूल होते हैं, सबके 2-2 क्या होते हैं मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, ये भी मालूम है। पीएच ऑफ द हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, हिस्टोन का पीएच एसिडिक नहीं होता। बताइए हिस्टोन का पीएच एसिडिक होगा क्या, नहीं। आप बोलेंगे सर बेसिक होता है, तो यही तो इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है, बेसिक होता है। रीजन क्या है, रीजन देखिए चौथे ऑप्शन में लिखा है हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। ठीक, तो आंसर तो आपका बन जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बनेगा सी वाला, आंसर आपका बनेगा सी। यही क्या है, इनकरेक्ट है, आंसर सी बनेगा। सबका जवाब बढ़िया आया है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल, द एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, द एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट्स इन, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से होता है। एडिनोसिन डीएमिनेज किसकी कमी से होता है या डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू, बताइए। एडिसन डिजीज, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, पार्किंसन डिजीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी का रिजल्ट क्या होगा, बताइए। एडिनोसिन डिफिशियंसी का रिजल्ट क्या होगा, एडिसन डिजीज होगा, डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम होगा, पार्किंसन डिजीज होगा कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा। अंजू जी का आंसर ए आया है, महबूब आलम जी का आंसर बी आया है, सुची जी का बी आया है। तो ध्यान से रखिए, देखिएगा यहां पर इम्यून सिस्टम जो होता है ये डिसफंक्शन होता है, ये कार्यहीन हो जाएगा, तभी तो जीन थेरेपी करनी पड़ती है, तभी तो जीन थेरेपी करनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, फेल्योर ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, बहुत बढ़िया भाई। यहां पर क्या होगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नहीं, एडीए डिफिशियंसी की बात कर रहा है भाई। एडीए डिफिशियंसी में हम लोग जीन थेरेपी करते हैं, मतलब यहां पर होगा क्या प्रॉपर, यहां पर दिक्कत होगी कहां पर, आप बोलेंगे सर इम्यून सिस्टम जो होता है ये डिसफंक्शन हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। बिल्कुल सही, यहां पर आंसर बी बनना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं भाई, बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है ये तो। चलिए अगला सवाल 35 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम और अच्छा सवाल, आज का लास्ट सवाल है, ध्यान से देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप लीकेज ऑफ द सब्सटेंस। पहला क्या है, ये फर्स्ट मान लेते हैं, स्टॉप कर रहा है लीकेज का सब्सटेंस, लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू। और सेकंड क्या कर रहा है, सेकंड कर रहा है फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल वाया रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, जो एक रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन करा रहा है अपने पड़ोसी सेल में। ध्यान से पढ़िएगा, कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों का ऊतक से बाहर निकलने से रोकती हैं। एक तो लीकेज को रोक रहा है एवं आयनों एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिका के मध्य संचरण स्थापित करती हैं। बताइए
यहां पर होगा क्या आंसर? जो लीकेज को रोकेगा उसे बोलेंगे टाइट जंक्शन। लीकेज को जो रोकेगा इसे बोलेंगे टाइट जंक्शन। कैसा जंक्शन होगा? टाइट जंक्शन होगा, इसे बोल देंगे टाइट जंक्शन। और जो ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल कराएगा इस भाई साहब को बोल देंगे आपका, इन्हें बोल देंगे गैप जंक्शन। इन्हें बोल देंगे गैप जंक्शन। दो सेल के बीच में जो गैप होता है ये ट्रांसफर ऑफ आयन कराने में हेल्प कराता है। एडहेरिंग जंक्शन दो सेल को क्या करता है? एडहेर करके जोड़ के रखता है। तो ए वाला तो नहीं होगा। गैप जंक्शन एंड एडहेरिंग जंक्शन ये भी नहीं होगा। टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। आंसर आपका बनेगा सी वाला। आंसर बनेगा सी वाला। आंसर क्या बनेगा भाई? आंसर आपका बनेगा सी वाला। टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। बहुत बढ़िया। टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? गैप जंक्शन क्या कराता है? बगल वाली पड़ोसी कोशिका के बीच में क्या कराएगा? ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, रैपिड ट्रांसफर कराएगा। आंसर सी बनेगा यहां पर। बहुत बढ़िया, आंसर सी बनेगा। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर का नाम होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। ठीक है भाई, चलिए तो आंसर आपका बनेगा सी। तो आप लोगों के लिए कुछ विशेष जानकारी है। आप लोगों को पता है कि हमारे टोटल 3 बैच चल रहे हैं एमपी टेट। टोटल 3 बैच चल रहे हैं। कितने भाई? पहला बैच है एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, वर्ग 2 साइंस का बैच है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको मिलेगी। सेकेंड बैच है बीपीएससी टीआरई 4.0, टीआरई 4.0 साइंस का बैच। साइंस 9-10th वर्ग के लिए है। थर्ड आपका हो जाएगा एनवीएस टीजीटी, एनवीएस टीजीटी साइंस 2024 के लिए। ये टोटल 3 बैच हमारे चल रहे हैं। जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो इन बैचेस को ज्वाइन करके अपनी सफलता को मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर है भाई 9628959237। इस नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर यूपी टीजीटी का बायो का बैच वो हम नहीं देखते हैं। ठीक है, उसको हम नहीं देखते हैं अभी। तो ठीक है भाई, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि मतलब रीडिंग प्रॉपर करिए, बुक्स को पढ़िए, नोट्स को पढ़िए और जितनी बार आप किताब पढ़ेंगे आपको नई नई चीजें मिलती रहेंगी। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको बुक पढ़ना है, बुक पढ़ना है खुद से। ये तो डेली बताते हैं सर। क्या? ये तो डेली बताते हैं सर। अब ये तो काम ही है ना, बताना तो पड़ेगा ना। म्यूचुअलिज्म जैसे हमारे आपके बीच में है, आपको भी पता है हमको भी पता है, तो बातें छिपी हुई तो है नहीं भाई। आप हम पर आश्रित हो, हम आप पर आश्रित हैं, तो बताना जरूरी भी होता है। और किताबें आप लोग डेली पढ़िए। ठीक है, बुक आप लोग पढ़िए और बढ़िया से पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़िए, रेफरेंस बुक भी साथ में पढ़िए, क्योंकि आप एग्जाम दोगे ना तो वहां आपके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी कि किसी एक जगह से ही सवाल आएगा। तो आपको टीचर का नोट्स भी पढ़ना है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है और बुक भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। ये पढ़ते रहना है खुद से। जब आप चीज़ों को करोगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सर चैप्टर वाइज कराएं तो बुक भी आसानी से पढ़ लेंगे हम लोग। बिल्कुल, मैं चैप्टर वाइज ही लेकर सीरीज आ जाऊंगा। जितने चैप्टर्स हैं चैप्टर वाइज करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो चीजें कराई जा रही हैं आप लोग करिए। चैप्टर वाइज चीजें अगर करवानी है, आप लोग की डिमांड है, तो चैप्टर वाइज भी करा देंगे। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट गोल है कि सिलेक्शन हो आपका। ठीक है, तो चैप्टर वाइज करवाना होगा तो वो भी करवा देंगे। सर मिक्सिंग ही करवाइए जहां पर जरूरत होगी। देखिए, जब चैप्टर वाइज की जरूरत होगी वो भी करा देंगे, मिक्स भी करा देंगे। मिक्स क्वेश्चन होने पर यह होता है कि आप 360 डिग्री आपका ओरिएंटेशन होता है। आपको बार बार अलग अलग चैप्टर्स को लेकर सोचना पड़ता है, तो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा तेज हो जाता है। अब जब आपको पता है कि डाइजेशन से सवाल आएगा तो आपका सारा दिमाग कंसंट्रेट होगा डाइजेशन पर। तो आप
कोई कोई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप डायरेक्टली देखकर आंसर कर लोगे, बट मिक्स होने पर वहां पर गलतियां होती हैं। इसलिए चैप्टर वाइज जहां जरूरत होगी हम चैप्टर वाइज कराएंगे, जहां मिक्स सवाल लाना होगा मिक्स लाएंगे। तो उसकी परेशानी आप लोग की नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और आप लोग से भी ये प्रॉमिस चाहेंगे कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बेहतर ढंग से पढ़ाई करें, बेहतर ढंग से पढ़ें। ठीक है भाई, तो चलिए क्लास को आज समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बातचीत होती रहेगी, डेली मुलाकात आप लोग से हो ही रही है सुबह ही 11 बजे। धन्यवाद भाई।